मेरा नाम नैना है। हम दिल्ली में किराए के घर में रहते थे। वो किराए का कमरा बहुत छोटा था, पर वो हमसे किराया कम ले लेते थे, इसलिए हम वहीं अपना गुजर बसर करते। मेरे पापा दिन भर रिक्शा चलाते, उसी से हमारा घर चलता था और मेरी माँ घर में ही सिलाई का काम किया करती थी। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पर एक वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। फिर मुझे पता चला कि इंसान का लालच तो गरीबी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी मेरी अपनी है। जब मैं 12 साल की थी, मैं अपने कॉलेज से पढ़कर वापस घर आ रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर से कुछ गैर मर्दों की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसको सुनते ही मैं पत्थर की हो गई। मेरे पापा अंदर किसी आदमी से मेरा सौदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब, मेरी बेटी आज रात आपके हवाले होगी, बस आप मुझे जान से मत मारिए। 20 लाख रुपए के बदले में वो लड़की मैं आपको दे दूंगा। ये बात सुनते ही मैंने अपने कदम पीछे बढ़ा दिए और डर की हालत में वहां से भागते हुए गली से बाहर निकल गई। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि वो लड़की भाग रही है। मैं डर की वजह से वहां पर खड़ी हुई एक बहुत बड़ी गाड़ी की डिग्गी खोलकर अंदर छुप गई थी, इस बात से बेखबर कि वो गाड़ी मुझे कहाँ ले जाने वाली है। जब मैं उस डिग्गी में बैठी तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा घुट रहा था, जिसकी वजह से शायद मैं बेहोश भी हो गई। फिर वो गाड़ी जाकर पता नहीं कब एक बहुत ही बड़े से घर के सामने जाकर रुकी और ड्राइवर ने जैसे ही वो डिग्गी खोली होगी तो वो चिल्लाया होगा। ऐसे कोई भी अचानक से अपनी गाड़ी में किसी लड़की को बेहोश देखेगा तो जाहिर है उसका रिएक्शन यही होगा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक बहुत ही नर्म बिस्तर पर लेटी हुई थी। बराबर में मेरी माँ भी बैठी थी। मैं माँ को देखते ही उनको चिपट गई और उनसे रोते हुए पूछा, माँ हम कहाँ पर हैं? तब माँ ने मुझे बताया कि बेटा, हम जिस घर में हैं वो लड़का बहुत अच्छे दिल का है। उसने हमें यहाँ पर एक रूम रहने के लिए दे दिया है। तुझे तेरे पापा की सब हरकत पता चल गई थी, इसलिए मैं भी वहाँ से भाग गई। मैं बाहर ही छुपी खड़ी थी। जब मैंने तुझे डिग्गी में बैठते हुए देखा, मैं भी पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। ये लड़का बहुत ही मेहरबान है। इसने हमें अपने घर में किराए का कमरा दे दिया है। ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मैं माँ से कहने लगी, पर माँ, हम यहाँ का किराया कैसे देंगे? तरुण, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो शहर का एक बहुत ही सक्सेसफुल लेकिन नरम दिल इंसान था। माँ मुझे होश में आता देख बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। कभी मेरा गाल चूमती, कभी माथा। मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और पापा रिक्शा चलाया करते थे। उनके हर वक्त यही दिमाग में रहता था कि हमारी गरीबी कब खत्म होगी, हम कब आगे बढ़ेंगे, कब तक ऐसे ही सब चलता रहेगा। वो आए दिन किसी न किसी से उधार लेते रहते, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। पापा ने शहर के सबसे बड़े गुंडे तेजा सेठ से लाखों रुपए कर्ज ले रखा था, जिनको वापस लेने के लिए तेजा सेठ के आदमी आज हमारे घर मौजूद थे और पापा उनसे मेरा सौदा कर रहे थे। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। जिस्म टूट रहा था, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मेरी आंखें भी धुंधला रही थी और ये घर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मुझे यहाँ से डर भी लग रहा था। पता नहीं कौन कब आकर हमें डसने लगे। जब मेरे अपने पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो किसी और के ऊपर क्या ही भरोसा किया जा सकता है। मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मैं माँ को गले लगाए बस रोए चले जा रही थी। मेरे दिमाग में उन गुंडों की आवाज़ें गूंज रही थी जो पापा को धमकियाँ दे रहे थे। माँ मुझे बहुत छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चुप नहीं हुई, क्योंकि मुझसे अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पर तभी तरुण अपने रोबदार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसकी तेज नजरें पहले मेरे ऊपर पड़ी, फिर मेरी माँ के ऊपर। वो कहने लगा, अब कैसी तबीयत है इनकी? तो माँ जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। हाँ, अब ठीक है बेटा, बहुत बहुत एहसान है तुम्हारा हमारे ऊपर। तुमने हमें अपने घर में रहने की जगह दी, वरना मैं अकेली अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती। अरे कोई बात नहीं आंटी। माँ उससे अच्छे से बात कर रही थी, पर मैं डर के मारे माँ के पीछे छुप गई। मेरे अंदर तो अब किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। तरुण ने शायद मेरा डर महसूस कर लिया था, इसलिए वो भी ज्यादा देर कमरे में नहीं रुका। उसने बोला कि आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं और जब तक मैं यहाँ हूँ, तेजा सेठ का कोई भी आदमी इस घर तक नहीं पहुँच सकता। उसकी आवाज़ में पुख्ता भरोसा था, पर मेरे लिए भरोसा शब्द जैसे मर चुका था। तरुण के कमरे से जाने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक इस दरवाजे को देखती रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून सा महसूस हुआ। वो आदमी बुरा नहीं था, बस थोड़ा सा सख्त लगा था।
उस रात मुझे नींद तो नहीं आई, पर आज कई दिनों के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब कोई दरवाज़ा तोड़कर मुझे खींचकर यहाँ से नहीं लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर सेफ हूँ। इस बात की राहत मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने इधर-उधर देखा, पर माँ मेरे पास नहीं थी। माँ को अपने पास ना देखकर मैं घबरा गई। माँ एकदम कहाँ चली गई? मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर गई, सब जगह देखा और जब मैं डाइनिंग टेबल की तरफ गई तो वहाँ पर कुछ पल के लिए रुक गई, मानो मैं पत्थर की हो गई। वो घर काफ़ी बड़ा था, सफ़ेद दीवारें, बड़े-बड़े शीशे और हर तरफ बिल्कुल अजीब-सी खामोशी छाई हुई थी। न ज़्यादा शोर, पर वहाँ पर एक सुकून था। तभी मेरी नज़र माँ के ऊपर पड़ी जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उनके सामने तरुण भी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही माँ ने मुझे प्यार से आवाज़ दी, "नैना बेटी, आओ चलो नाश्ता कर लो।" मैं धीरे-धीरे कदमों से चलते हुए उनके पास पहुँची और माँ के बराबर में बैठ गई, मगर मेरी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। तब तरुण शायद मेरा डर समझ चुका था, इसलिए उसने मुझसे ज़्यादा कोई सवाल-जवाब नहीं किए थे अब तक। पर नाश्ता करने के बीच उसने मुझे अचानक से पूछा कि तुम पढ़ाई करती हो? मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और कहा कि जी, कॉलेज का मेरा आखिरी साल चल रहा है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है? उन्होंने पूछा तो मैं बोली कि जी, बीकॉम। तो उन्होंने सर हिलाया। गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद कुछ देर खामोशी ही रही। मुझे ऐसा लग रहा था शायद अब बात वहीं पर ख़त्म हो गई। वो मुझसे अब कोई बात नहीं पूछेगा, पर तभी उसने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए मुझे ऑफ़र दी कि अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफ़िस में काम कर सकती हो। मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत भी है, वो पोस्ट मैं तुम्हें दे दूँगा। मैंने हैरानी से पहली बार उसकी तरफ देखा। डरने की ज़रूरत नहीं है, उसने शांत आवाज़ में मुझे ये बात फिर से कही। तुम्हें बस फाइल्स को मैनेज करना होगा और तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू कर सकती हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये एक अनजान इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। पहले तो उसने हमें अपने घर में रहने की जगह दी, वो बात ठीक है। उसने हमें अपने घर में किराए का कमरा दिया, लेकिन अब अपने ही ऑफिस में मुझे जॉब ऑफर करने का क्या मतलब? पर इतने दिनों बाद पहली बार मेरे अंदर उम्मीद जैसी कोई किरण पैदा हुई थी। अपनी बात पूरी करने के बाद तरुण वहां से चला गया, पर मैं अभी भी इस सोच में डूबी हुई थी। फिर मैंने माँ को धीरे से आवाज़ दी और उनसे कहा कि आपको क्या लगता है माँ, मुझे उनकी बात माननी चाहिए या नहीं? तो माँ कुछ देर के लिए चुप रही, शायद वो भी यही सोच रही थी कि क्या फैसला सही होगा। तो मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि हम उनको जानते तक नहीं है माँ, अगर वो भी बाकी लोग जैसे निकले तो फिर? ये कहते-कहते मेरी आवाज़ काँप रही थी और माँ एकदम मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर मुझे देखने लगी। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को प्यार से हल्का दबाया और बोली, बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, पर अब तो मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया है बेटा। नौकरी की तो हमें ज़रूरत है ना, और हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें किराए के भी तो पैसे देने होंगे, बाकी भी खर्च हैं, वो सब कैसे पूरे होंगे? मैं सिलाई तो करती हूँ, पर मेरे पैसों से इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। मेरी आंखें भर आई थी। फिर मैं माँ से बोली, पर मम्मी, पापा भी तो हमारे अपने थे ना, उन्होंने क्या किया आपने देखा है ना? ये सुनते ही मेरी माँ की आंखों में भी दर्द उभर आया। उन्होंने मुझे फौरन से गले लगा लिया और बोली कि तेरे पापा बुरे नहीं थे बेटी, बस वो लालच और डर के आगे मजबूर हो गए। उनकी इस बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे रिश्तों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। माँ ने धीरे से मेरे चेहरे को ऊपर किया और बोली, देख, फैसला तुझे ही करना है, पर मुझे तरुण बेटा गलत नहीं लगता है। अगर उसका इरादा खराब होता तो वो हमें यहाँ पर कभी भी नहीं रखता। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही थी। और कब तक हम डर कर छुपते ही रहेंगे? माँ ने हल्की आवाज में कहा, तुझे फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी नैना बेटी। उनकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। शायद माँ भी सही कह रही थी। अगर मैं हमेशा डरती ही रही तो फिर तेजा सेठ हमसे जीत जाएगा। माँ से बात कर लेने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी और कुछ देर तक शांत बैठी रही, अपने हाथों की उंगलियों को मसलती हुई सोचती रही। सच तो ये था कि मुझे नौकरी से ज्यादा डर तरुण से लग रहा था। वो बुरा तो नहीं था, पर अब मुझे किसी भी आदमी की अच्छाई के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं हो सकता था। माँ भी शायद मेरे मन की हालत समझ चुकी थी। उन्होंने मुझे धीरे से कहा, बेटी, अभी हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो घर है, ना पैसे, और ना ही कोई सहारा है। अगर ऊपर वाले ने किसी को हमारी मदद के लिए अब भेजा ही है, तो हर वक्त शक करना भी ठीक नहीं होता। इस बात पर मैंने धीरे से माँ की तरफ देखा था। पर माँ, अगर बाद में कुछ गलत हुआ? तो माँ फौरन बोली, अगर कुछ गलत लगा तो हम उसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे।
माँ ने मेरी बात बीच में ही काट दी थी। मैं तुझे फिर किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी बेटी, मैं भी तो तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई। शाम तक मैं ऐसी सोच में खोई रही थी। कभी तो मुझे लगता कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और कभी डर वापस मेरे अंदर चिल्लाने लग जाता। रात को पानी पीने के लिए मैं कमरे के बाहर निकली थी तो देखा कि हॉल की लाइट अभी भी जल रही है। तरुण सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैं वापस उसको देखकर जाने लगी, पर तभी उसकी आवाज़ आई, नैना सुनो। मैं रुक गई और कहा कि जी। वो मुझसे बोले, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मैंने कहा कि जी, बस पानी पीने के लिए आई थी। तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, डरो मत, आराम से बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं थोड़ी सी झिझक रही थी, पर फिर उसके कहने पर सामने जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ पल हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि हाँ, तुमने कुछ सोचा मेरे ऑफर के बारे में? मैंने तुम्हें जॉब ऑफर दी थी। तो मैंने नजरें झुका ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक मैं कुछ फैसला नहीं कर पाई हूँ। तो वो बोले, अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने हिम्मत करके पहली बार अपने मन की बात कह दी। आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए अनजान है ना? तो मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में भी कहीं न कहीं कोई दर्द छुपा हुआ था। वो बोला, नैना, हर मदद के पीछे कोई मतलब हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना। जब उसने मुझे ये बात कही तो ये बात सीधा मेरे दिल में उतर गई थी। मैं उसको जैसा सोच रही थी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर तक मैं चुप बैठी रही। आज मुझे उसके सामने उससे डर नहीं लग रहा था, पर मैंने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं आपके ऑफिस में काम करूंगी तो मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। तरुण हल्का सा मुस्कुरा दिया, तुम बीकॉम कर रही हो ना? तो मैंने धीरे से सर हिलाया कि जी। वो बोले, हाँ, तुम्हें बेसिक काम सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बाकी स्टाफ तुम्हें मदद कर देगा। उसकी बातों में एक अजीब सी सादगी थी। ना तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो कोई एहसान जता रहा है, और ना ही मुझे उसकी नज़रें कुछ अजीब लगी। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अलग और अच्छी लग रही थी। फिर मैं हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा, और पढ़ाई का क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, वो भी साथ साथ में चलती रहेगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही रुके। इतना सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी भर गईं, क्योंकि मेरे अपने पापा ने कभी मेरी पढ़ाई को इतना ज़रूरी ही नहीं समझा था। मैं तो पढ़ाई अपनी मर्जी से कर रही थी, और मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरी माँ ही उठाती थी। शायद तरुण ने मेरी आंखों की नमी देख ली थी, इसलिए उसने बात बदल दी। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो मैंने हल्की आवाज़ में पूछा कि सब लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? ये सुनकर वो कुछ देर के लिए मुझे देखने लगा, फिर सोफे से टेक लगाते हुए बोला, क्योंकि लोग सिर्फ इंसान का नाम देखते हैं, उसकी असली वजह को नहीं देखते। मुझे उसकी बात ठीक से समझ तो नहीं आई, पर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर भी कोई ऐसा दर्द छुपा हुआ है जिसके बारे में किसी को वो नहीं बताता। तभी अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसकी कलाई पर हल्का सा पुराना जख्म दिख रहा था। शायद उसने नोटिस कर लिया था कि मैं उसके हाथ को देख रही हूँ, तो उसने एकदम अपनी आस्तीन नीचे कर ली। चलो, देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। इस पर मैं धीरे से उठ गई, पर कमरे की तरफ जाते हुए पता नहीं क्यों मेरे कदम बहुत भारी लग रहे थे। अगली सुबह मैं जल्दी से उठ गई। पता नहीं क्यों मेरी आंख अपने आप ही जल्द ही खुल गई थी, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती थी। मेरे मन में एक अलग ही घबराहट सी होने लगी, क्यूरोसिटी भी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, आज तेरी नौकरी का पहला दिन है, अपना बहुत ध्यान रखना और हर काम बहुत अच्छे से करना। तो इस बात पर मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर मेरी मुस्कान में वो मिठास नहीं थी जो हुआ करती थी। तरुण मुझे खुद ही ऑफिस साथ में लेकर गया। कार में बैठे बैठे पूरा रास्ता मैं चुप रही थी, पर ये खामोशी मुझे पहले जैसी अनकंफर्टेबल नहीं लगी। ऑफिस पहुंचते ही मैं कुछ देर वहीं रुक गई और ऑफिस की बिल्डिंग को गौर से देखने लगी। वहां की बिल्डिंग, ग्लास डोर और अंदर आता जाता हुआ स्टाफ। मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ पर फिट ही नहीं बैठ पाऊंगी। कहाँ मैं और कहाँ ये ऑफिस। तब तरुण ने मेरी तरफ देखा, क्या हुआ नैना? तो मैंने हल्का सा सर हिला दिया, कुछ नहीं। फिर हम अंदर गए। ऑफिस के अंदर मुझे एक छोटी सी डेस्क दी गई। वहां पर एक लड़की मेरे पास आई, प्रिया, जो मुझे बेसिक काम समझाने लगी थी। आज मेरा पहला दिन था। बस फाइल्स को अरेंज करने, ईमेल को समझने और सिस्टम को देखने में ही मेरा दिन निकल गया। सब लोग तरुण के सामने बहुत ज़्यादा चिल रहते थे, पर उसकी गैर मौजूदगी में थोड़ा सा खुलकर बात किया करते थे। मैंने ये भी नोटिस किया, सब उसके नाम से थोड़ा सा डरते भी हैं, पर उसकी इज्जत भी बहुत करते हैं।
वो दिन मेरा अच्छा गुजरा। फिर अगले दिन मुझे थोड़ा-सा काम समझ आने लगा था। मैं फाइल्स खुद ही अरेंज करने लगी, तब पीछे से आवाज़ आई कि ये फाइल गलत ऑर्डर में लगाई गई है। तो मैं चौंक गई और मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे तरुण खड़ा हुआ था और मैं जल्दी से कहने लगी कि अच्छा सॉरी, अभी ठीक करती हूँ। उसने बस एक नज़र मेरे ऊपर डाली और बोला, आराम से काम करो, पर सही काम करो। डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे डाँटा नहीं, पर मुझे करेक्ट किया और यही चीज़ मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ कर रही थी। ऐसे ही लंच का टाइम हो गया। लंच टाइम पर प्रिया ने मुझसे थोड़ी बहुत बातें करी और वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम बॉस को पहले से जानती हो? तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, बस अभी हाल-फिलहाल में ही। तो प्रिया ने सर हिला दिया। अच्छा, ओके। बॉस बाहर से तो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, पर स्टाफ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं। मैंने उसकी बात को सुना, पर मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मेरे मन में अभी भी सवाल थे। अगर वो इतना अच्छा ही है, तो लोग उससे डरते क्यों हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं छुपी? शाम को घर पर लौटते वक्त तरुण ने मुझसे कार में कहा कि कल से तुम थोड़े इम्पोर्टेंट काम हैंडल करोगी। ठीक है ना नैना? तो मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, पर मैं तो अभी सब चीज़ सीख रही हूँ ना। उसने हल्के से सर हिलाया कि हाँ, तुम सीख जाओगी, घबराने की बात नहीं है। और फिर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। उस वक्त मुझे पहली बार लगा, शायद मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे कुछ तो बदलने लगी है। जिंदगी में थोड़ी राहत आ गई है। अगले दिन ऑफिस में मैं अपने काम में लगी हुई थी कि अचानक से प्रिया मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि बॉस ने तुम्हें आज मीटिंग में बुलाया है। ये बात सुनकर मैं हल्का सा घबरा गई। मुझे मीटिंग में? तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ, शायद कुछ बातें ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हारा भी होना ज़रूरी है। वैसे भी तुम यहाँ नई हो ना। लेकिन मेरे अंदर कुछ घबराहट बढ़ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं मीटिंग रूम में गई। बड़ा सा ग्लास टेबल वहाँ पर रखा हुआ था और सामने कुछ क्लाइंट्स बैठे हुए थे। तरुण पहले से वहाँ पर मौजूद था। उसका पूरा एटीट्यूड अलग ही दिख रहा था। बहुत ही पोलाइट पर पावरफुल मीटिंग शुरू हुई। क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस से खुश नहीं थे। उन लोगों का कहना था कि रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न अभी क्लियर नहीं है। सॉरी, बट हम लोग कॉपरेट नहीं कर सकते, एक क्लाइंट ने साफ कह दिया। तरुण ने बहुत शानदार आवाज में उनका जवाब दिया। हम लोग टर्म्स के बारे में फिर से बात कर सकते हैं, पर बात बन ही नहीं रही थी। मैं चुपचाप बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी, मगर अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की है। मैंने कॉन्फिडेंस आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, तो सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं भी थोड़ी सी नर्वस थी और घबराई हुई थी, पर फिर भी मैं खड़ी होकर बोली, अगर मैं गलत नहीं समझी हूँ तो आप लोग रिस्क की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअल परेशानी फ्लेक्सिबिलिटी की है, राइट? रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। मैं आगे बोली कि अगर इसको छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया जाए और पैसे भी स्टेप बाय स्टेप दिए जाएं, तो आपको भी भरोसा रहेगा और आपका रिस्क भी कम होगा। मैंने अभी बस इतना कहा ही था, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोली। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मैं ज़्यादा ही बोल गई हूँ, पर कुछ सेकंड के लिए सब लोग इस बारे में सोचने लगे। फिर एक क्लाइंट ने तरुण की तरफ देखा और बोला, हु इज शी? तरुण ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि शी इज पार्ट ऑफ माई टीम। फिर क्लाइंट थोड़ा सा सोच में पड़ गए और बोले कि एक्चुअली दिस इज रियली मेक सेंस। उसके बाद धीरे धीरे इस बात पर डिस्कशन आगे बढ़ने लगा और कुछ देर के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए हामी भर दी। ओके, डील डन। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गईं। मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरी वजह से ये डील आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने मीटिंग को ख़त्म किया और तरुण ने उठते वक्त सिर्फ एक ही बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में कोई सरप्राइज नहीं, बल्कि कुछ और ही था जिसको मैं समझ ही नहीं पाई। मीटिंग खत्म होने के बाद कमरे में हल्की सी चुप्पी रह गई थी। क्लाइंट्स बाहर चले गए थे और अब सिर्फ तरुण और मैं ही वहीं पर थे। मैं भी वहां से जा रही थी। मैं अभी भी थोड़ी नर्वस थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तरुण सर को कैसा लगा होगा मेरा बीच में बोल जाना। जब तरुण सर ने मेरी तरफ देखा और बोले कि तुमने आज अच्छा काम किया है, नैना। उसकी आवाज़ बहुत ही नॉर्मल थी, पर पहली बार मुझे उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस, एक अलग ही फीलिंग महसूस हुई। तब मैंने धीरे से उनसे कहा कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया था ना? तो वो बोले कि नहीं, तुमने तो सही पॉइंट एकदम से पकड़ा। इस पर मैं चुप हो गई। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस दिया था। तरुण थोड़ा सा पास आए और बोले, अगर तुम नहीं बोलती तो आज शायद हमारी ये डील कैंसिल हो ही जाती। मैं उसकी इस बात से हैरान थी। क्या सच में? तो वो हल्की सी आवाज़ में बोले कि हाँ। उस पर मुझे अजीब सा फील हुआ, ना तो ज़्यादा खुशी और ना ही ज़्यादा बेचैनी, बस एक हल्की सी राहत थी जो दिल में कहीं उतर रही थी। मैंने धीरे से कहा
कि मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। मैंने एकदम खड़े होकर इतना सब कुछ बोला। उस लम्हे तरुण ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तब उसने धीरे से कहा कि तुम्हें धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा नैना। तुम एक बहुत ही टैलेंटेड और काबिल लड़की हो। मैंने उसकी बात को सुना और इस बार डर के बिना सर हिला दिया कि जी ठीक है। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मैं थोड़ा सा तेज चल रही थी। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी भारी था और मेरा दिमाग अभी भी इस मीटिंग में ही अटका हुआ था और मेरे पीछे से तरुण भी आ रहा था। अचानक से सीढ़ियों के पास मेरा पैर फिसल गया और मैं एकदम से लड़खड़ा गई। अभी मैं गिर ही जाती कि पीछे से आवाज़ आई, नैना संभल के। और तरुण ने एकदम आगे बढ़कर मुझे गिरने से बचाते हुए पकड़ लिया। मेरे दोनों हाथ उसके कंधों के ऊपर थे और मैं एक पल के लिए अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुकी थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। मैं घबरा गई थी। तरुण ने मुझे गिरने नहीं दिया। उसने मुझे एकदम से बचा लिया। तुम ठीक हो ना? मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मेरे हाथ अभी भी उसकी पकड़ में ही थे। पहली बार उसके इतना करीब आकर उसके हाथ को पकड़ने का एहसास मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया था। कुछ देर के लिए तो हम दोनों वहीं पर खड़े रह गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ। उस पल में एक अजीब सी खामोशी और सेफ्टी का एहसास था। फिर तरुण ने मुझे धीमी आवाज में कहा, नैना ध्यान रखा करो, अभी चोट लग जाती तो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में बिना डर के देखा और हल्की आवाज में कहा कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर से हटा लिया। उस लम्हे कुछ बदल गया था। मुझे उसके ऊपर भरोसा बढ़ने लगा और दूसरी तरफ मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे घर के हालात मेरे पीठ पीछे कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। मेरे पापा, जो अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बचाने की कोशिश करने वाले इंसान हैं, पर अब वही अपनी मजबूरी में एक बहुत बड़ा घिनौना फैसला कर चुके थे। तेजा सेठ की हवेली में भारी सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे पापा कांपते हाथों से उसके सामने बैठे थे। तेजा सेठ आराम से कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ खूब मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो आखिर तुम ही आ गए, उसने धीरे से कहा। मेरे पापा ने नीचे नज़र झुकाते हुए कहा कि मेरी बेटी नैना मुझे छोड़कर भाग गई है। वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा। तेजा सेठ की मुस्कान थोड़ी सी गहरी हो गई। अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो? मेरे पापा ने एक लंबी सांस ली और जो बात उन्होंने कही उसने हर एक रिश्ता तोड़ दिया था। मेरा कर्ज माफ कर दो और बदले में मेरी बेटी तुम्हारी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ ने धीरे से कुर्सी के पीछे झुककर पापा को देखा और बोला, अच्छा, मतलब तुम अपनी बेटी को मुझे बेच रहे हो? मेरे पापा ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो सेठ कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर हल्का सा हंसने लगा कि अच्छा ठीक है। उसने टेबल पर उंगलियां बजाईं और कहा, अब से तेरी बेटी नैना मेरी जिम्मेदारी है। उसको भूल जाना कि तुम उसके कभी बाप भी लगते थे। मैं उसको ढूंढ लूंगा और अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। और यही वो पल था जब मेरी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में पहुंच चुकी थी, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। उस दिन तरुण मुझे साथ में लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर लेकर आया था। जब वो मीटिंग खत्म हुई, हम दोनों बिल्डिंग से बाहर निकले। तरुण का चेहरा कुछ शांत था, पर मैं समझ रही थी कि डील पूरी तरह उसके फेवर में नहीं गई। चलो अब चलते हैं, उसने बस इतना कहा और हम पार्किंग की तरफ बढ़ गए। मैं अभी भी उस मीटिंग की बातों में ही खोई हुई थी कि अचानक से मुझे लगा कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने धीरे से तरुण से कहा कि आपको क्या लग रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है? पर उन्होंने बिना घबराए बस हल्का सा मुड़कर पीछे देखा और बोला, नहीं कोई नहीं है, चलो हम गाड़ी में बैठते हैं। पर जैसे ही हम पार्किंग एरिया में पहुंचे, सामने का माहौल थोड़ा अलग था। 3-4 लोग वहीं खड़े हुए थे और उनकी नज़रें हम दोनों के ऊपर ही जमी थी। तरुण ने उनको देखते ही अपने कदम पीछे रोक दिए और मुझे अंदर से डर लगने लगा था। उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला कि तरुण साहब, आपको पहले भी समझाया गया था ना कि इस लड़की से दूर रहिए। पर तरुण ने शांत आवाज में कहा, मैं नहीं जानता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। दूसरा आदमी हल्का सा हंसा। तेजा सेठ को तुम्हें जवाब देना आसान नहीं होगा। ये नाम सुनते ही मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तरुण ने एक बार मेरी तरफ देखा और सीधे हाथ से मुझे पीछे कर दिया। ये बिजनेस से बाहर की बात है। हाँ, तो हमारा रास्ता छोड़ो, उसने सख्त आवाज में कहा। पर वो लोग रास्ते से नहीं हटे। अचानक से एक आदमी थोड़ा आगे बढ़ गया और वो तरुण के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहौल एकदम से टेंस से भर गया। मैं डर की वजह से पीछे हट गई थी। उसी वक्त पहली बार तरुण को मेरे लिए लड़ते हुए देख रही थी और कुछ देर में ही सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर दौड़ कर आए
और उन लोगों को वहाँ से ले गए। पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ अचानक से क्या होने लगा है। तरुण ने चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला कि बैठ जाओ। मैं बिना कुछ बोले बैठ गई। फिर गाड़ी चलने लगी, पर मैं पूरी तरह से खामोश और डरी हुई थी। ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने ना चाहते हुए भी कहा। तरुण स्टीयरिंग पर नज़र रखते हुए बोला, कुछ लोग इज्जत डिजर्व ही नहीं करते। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, पर उसमें सीरियसनेस साफ महसूस हो रही थी। मैं खिड़की से बाहर ही देखती रही, दिल अभी भी थोड़ा तेज धड़क रहा था। फिर उसने कहा, आज से तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी। मैंने उसकी तरफ देखा, और ऑफिस कैसे? तो उसने जवाब दिया, ऑफिस तो मेरे साथ ही आती जाती हो ना, उसके अलावा तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी। उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, लेकिन हमदर्दी और शायद अनकहा प्यार दिख रहा था। फिर घर पहुंचकर देखा तो माँ बाहर ही खड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो एकदम समझ गईं कि शायद कुछ हुआ है। वो एकदम बोली, बेटी क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो, कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तरुण ने एकदम शांत सी आवाज में कहा, अरे आंटी घबराइए नहीं, कुछ लोग आए थे, परेशान कर रहे थे, पर अब बात संभल गई है, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जल्दी से कहा कि हाँ, कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अंदर से मैं शायद अभी ठीक नहीं थी, पर माँ को तसल्ली देने के लिए मैंने ये बात कह दी। अगले कुछ दिन तो शांति से गुजर गए थे, पर उस शांति में भी कुछ अजीब था, जैसे कोई तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है। तरुण अब ऑफिस में मुझे ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ता था, और माँ भी मेरे लिए परेशान रहती थी, इसलिए मैं उनको ज्यादा कोई बात नहीं बताती ताकि उनको डर ना लगे या वो मेरे लिए ज्यादा परेशान नहीं हो। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था। मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई थी क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और तरुण किसी मीटिंग में बिजी था, इसलिए उसने मुझे जल्दी जाने को कहा था। मैं अकेले ही रिक्शा से घर की तरफ आ रही थी। गली के पास पहुंचते ही रिक्शा थोड़ी सी हल्की हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मैं उतरी अचानक किसी ने मुझे पीछे से रोक लिया। मैंने पलट कर देखा तो दो लोग मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल अजनबी थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में उन लोगों को नहीं देखा। वो गुंडे टाइप के लग रहे थे। मेरा दिल एकदम से तेज तेज धड़कने लगा। मैं घबराहट में पीछे हटने लगी। आप लोग कौन हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से। अगले ही पल एक हाथ ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और घुटती हुई चीख में कहने लगी, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। पर आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की पूरी कोशिश की, हाथ पैर मारे, पर एक कपड़ा मेरे चेहरे पर रख दिया गया, जिससे मेरी सांसें लड़खड़ाने लगी। और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था गली का धुंधला सा हिस्सा और दूर जाता हुआ घर का रास्ता। फिर सब अंधेरा छा गया, और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अजनबी जगह पर थी। कमरा अंधेरे और गंदगी से भरा हुआ था। वो दरवाजा बाहर से बंद लग रहा था। मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि मैं अब अपने घर में नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मैं तो अपने घर जा रही थी, फिर अचानक से रास्ते में वो गुंडे कौन आए और उन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया? ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूमते ही जा रहे थे। वो जगह बहुत ठंडी सी थी और हर आवाज गूंजती हुई सी महसूस हो रही थी। मेरे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और मैं दीवार के सहारे बैठी हुई। मुझे डर इतना ज्यादा लग रहा था कि सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। इसी बीच वहां का दरवाजा खुला और तेजा सेठ अंदर आया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और बहुत ही खतरनाक था, पर उस शांति में मुझे खतरा साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो ये है वही लड़की जो अब हमारी गुलाम है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने पीछे हटने की कोशिश करी, पर मैं बंधी हुई थी और मैं पीछे नहीं हो सकी, ना ही हिल पाई। उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी नजरों से देखा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। ये तो बहुत नाजुक लगती है। जब भी तो तरुण को इसके अंदर दिलचस्पी आ रही थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई। अगले लम्हे उसका एक आदमी आगे आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। मुझे मुझे जाने दीजिए। आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है भला? उसने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हारे पापा ने तुम्हें खुद ही मेरे पास भेजा है, तो अब वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनते ही मैं अंदर से कुछ टूट गई थी। समय बीतता ही जा रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डराया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। एक बार जब मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करी तो मैं गिर गई और मेरे हाथ पर भी चोट लग गई। फिर दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरी आंखों में आंसू के मोटे मोटे कतरे झलक रहे थे। शाम से रात हो गई।
कमरे में हल्की सी रोशनी करता हुआ बल्ब टिमटिमा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है, अब मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। पर फिर एकदम से हलचल हुई, किसी ने चिल्लाते हुए पूछा कि कौन है वहां पर, और दरवाज़ा अचानक से तेज आवाज़ के साथ खुल गया और उस अंधेरे कमरे में पहली बार मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। वो तरुण था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बदला लेने की आग भी। वो सीधा मेरी तरफ देखने लगा। जैसे ही तरुण मेरी तरफ बढ़ने लगा तो कुछ गुंडे उसको रोकने के लिए आगे बढ़े और तरुण ने वहीं उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था। मेरी हिम्मत एक साथ खत्म हो गई। मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े और वो बस सबसे लड़कर मेरे करीब आया। तरुण मुझे वहां से निकाल के सीधा घर पर ले आया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बुरी तरह से काँप रही थी। फिर जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो माँ दौड़कर मेरे पास आ गई। नैना बेटी, उनकी आवाज़ में भी कपकपाहट साफ थी। माँ की पुकार पर मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बस उनके गले से लग गई और फूट फूट कर रोई। माँ, पापा ने मुझे उस आदमी को बेच दिया। तरुण भी वहां पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी खून उतरा हुआ था और तभी घर के बाहर से अचानक गाड़ियों की तेज आवाजें आनी शुरू हो गईं। तरुण ने फौरन से मुझे देखा। हम समझ गए थे कि वो लोग यहाँ तक भी आ चुके हैं। अभी तरुण कुछ करता, इतनी ही देर में दरवाज़ा बाहर से ही तेज आवाज़ के साथ खुला और वही तेजा सेठ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसके बाकी के आदमी भी थे। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, तो चिड़िया अपने जाल से भागकर यहाँ छुपी बैठी है। और उस लम्हे ही तरुण मेरे और मेरी माँ के सामने आकर ढाल बनकर खड़ा हो गया। तेजा सेठ ने कहा कि ए लड़के, ये तेरा मामला नहीं है, रास्ते से हट जा। ये लड़की अब मेरी है, मैंने खरीदा है इसको इसके बाप से। इसके बाप ने मुझसे लाखों रुपए का कर्जा लिया था और जब वापस नहीं दे पाया तो उसने खुद इस लड़की को मेरे हवाले कर दिया है। समझा? इतना सुना तो माँ भी रोने लगी। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पापा यहाँ तक गिर सकते हैं कि उन्होंने मेरी बोली लगा दी। उस वक्त तरुण ने बहुत संजीदगी से काम लिया। कितना पैसा था तुम्हारा? वो बोला कि मेरे रास्ते में मत आ, उस लड़की को मुझे सौंप दे। पर तरुण ने बस यही बात कही कि तुम अपना पैसा बोलो, तुम्हें वापस मिल जाएगा। जब तेजा ने जवाब दिया मेरे 20 लाख रुपए हैं, उसी वक्त तरुण ने अपने वॉलेट से फ़ोन निकाला और उसी वक्त तरुण ने अपने आदमी को अपने कमरे में भेजकर अलमारी से एक बैग मंगवाया और उसके सामने खोलकर रख दिया और वो बस देखता रह गया। उसको शायद यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़का इस फटीचर बाप की लड़की के लिए इतने पैसे दे सकता है। फिर तरुण ने तेज आवाज में उन लोगों से कहा, अब ये मामला यहीं खत्म हुआ। आपका कर्ज उतर चुका है। अब किसी का भी नैना से कोई ताल्लुक नहीं है और अब किसी ने नैना की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तरुण की धमकी और पैसों के मिल जाने पर तेजा कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया और उसकी आंखों में आग दिख रही थी, जैसे उसे अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा हो। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया और मैं वहीं कांपती हुई हालत में खड़ी सब देख रही थी। उन लोगों के जाने के बाद तरुण मेरे पास आया और मुझे थाम लिया। तेजा सेठ के जाने के बाद घर में खामोशी सी छा गई थी, जैसे अचानक सब कुछ रुक सा गया हो। फिर माँ मुझे कमरे में ले आई, पर मैं सब बातों को सोच सोच कर फिर से रो पड़ी। मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाए हुए मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और तरुण भी दरवाजे के पास से खड़ा हुआ सब देख रहा था और वो भी बोल उठा कि नैना, अब घबराने की बात नहीं है, खतरा टल गया है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में अभी भी आंसुओं की नमी थी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा शांत हुई, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी डर था। इसी तरह रात हो गई। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था, पर माँ ने फिर भी मुझे थोड़ा खाना खिलवा दिया था। फिर मैं कमरे में लेटी थी और माँ मुझे सुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वहां तरुण था। वो मम्मी से बोला, आंटी, नैना अब कुछ दिन घर में ही आराम करेगी, इसे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अभी नैना की यह हालत नहीं है कि वो ऑफिस जाए। इस बात पर माँ ने हामी भरी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके इस फैसले में मेरे लिए चिंता साफ महसूस हो रही थी। फिर कुछ दिन मैं ऑफिस नहीं गई, घर में आराम किया, माँ के साथ वक्त बिताया और जब तरुण घर आता तो उसके मौजूदगी में सुकून महसूस किया। उसके बाद जब मैं कुछ बेहतर हुई तो मैंने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अब ऑफिस और घर के बीच जिंदगी थोड़ी नॉर्मल सी होने लगी थी। अब मैं पहले की तरह डरी हुई सी नहीं रहती थी, पर अंदर कहीं ना कहीं वो सभी बातें घूमती रहती। तरुण ने भी मुझे स्पेस देना शुरू कर दिया। एक शाम की बात है, जब मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी।
वो लम्हा बहुत सुकून का था, जो काफ़ी मुश्किलों के बाद मेरी किस्मत में आया। तभी अचानक मुझे मेरे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ तरुण खड़ा था। वो मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया और बोला, नैना, अब तुम पहले से बेहतर लग रही हो, ऐसे ही खुश रहा करो। इस बात पर मैंने हल्का सर हिला दिया। उसके बाद मुझसे बोला, नैना सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली कि जी बताइए। फिर वो थोड़े से रुके और हलक साफ करने लगे, जैसे वो बोलने के लिए शब्द भी ढूंढ रहे हों। उसके बाद लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, एक सुकून सा है। इससे पहले मैं बहुत बेचैन रहता था, न किसी चीज़ में इतनी दिलचस्पी होती थी और न जिंदगी में ये सुकून था। मैं गौर से उनकी बातें सुन रही थी और वो क्या बोलना चाह रहे थे समझ नहीं पा रही थी, मगर दिल की धड़कन खुद ही इतनी तेज बढ़ गई कि मानो दिल अभी पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने साफ-साफ बात की और बोले, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नैना। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल जीता है। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गई और नज़रें खुद ही नीची हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए, पर इतना बोल दिया कि मुझे कुछ वक़्त चाहिए। तो तरुण ने भी मुस्कान दी और बोला कि हाँ, किसी बात की जल्दी नहीं है और ना मैं अभी तुमसे जवाब माँग रहा हूँ, बस तुम्हें अपने दिल की बात कह रहा हूँ। बाकी फ़ैसला लेने का हक़ पूरा तुम्हें है। इसके लिए तुम्हें जितना भी वक़्त चाहिए ले सकती हो, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब तुम भी इस फ़ैसले में खुश और राज़ी हो, क्योंकि मुझे किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। उस रात तो मैं काफ़ी रात तक सो भी नहीं पाई। बस तरुण की ही बात मेरे दिमाग में बार-बार आ रही थी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ डर और दर्द की पुरानी यादें थी, जो अभी भी ताज़ा थीं, और दूसरी तरफ अब एक ऐसा इंसान जिसने मुझे हर बार सँभालने की पूरी कोशिश की। फिर इन्हीं बातों में खोए कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन की बात है, खाने का वक़्त हो गया था, पर तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़े पर पापा खड़े थे। वो अंदर आए और उन्हें देखते ही माँ के चेहरे का रंग बदल सा गया था। माँ ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं अब? माँ की आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों ही शामिल थे। माँ की इस धुतकार पर पापा की नज़रें झुक गईं। वो बोले, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। माँ फौरन से बोली, बेटी? आप उसे बेटी कहने का हक भी खो चुके हैं। आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बच्ची को किसी को बेचते हुए? जब माँ की तेज़ आवाज़ आती हुई सुनाई दी, तो मैं भी अपने कमरे से बाहर आई और माँ के सामने पापा को खड़े देखकर मैं भी हैरान हो गई। पर पापा मुझे देखते ही रोने लगे और फौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं बहुत मजबूर था। उस वक़्त मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैं और क्या करता, मैं डर गया था। पर अब मैं समझ गया हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी ऐसा करके। पापा की बात पर मैं बोली, आपने मुझे उस शैतान के हाथ बेच दिया था ना? ये बात सुनते ही पापा ज़मीन में बैठ गए और खूब रोते हुए कहने लगे कि हाँ, और मैं इस बात के लिए खुद को पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा बेटी। मैं इस पर सिर्फ़ इतना बोली कि आपने मुझे तोड़ कर रख दिया है और ये टूटन एकदम भरना आसान नहीं, और वहाँ से अपने कमरे में चली आई। माँ ने भी पापा को माफ़ नहीं किया था। शाम के वक़्त तरुण जब ऑफ़िस से घर लौटे तो मेरे पास आए और मेरा हाल-चाल पूछा। जिस बीच मैंने उन्हें उनके प्रपोज़ल का जवाब दिया। मैंने उन्हें हाँ कह दी थी और अपने प्यार का भी इज़हार उस दिन ही कर दिया। ये बात सुनकर तरुण के चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान आ गई और मैं बोली, मुझे एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझे। आप में मुझे वो इंसान दिखाई देता है। बस उसी लम्हे कमरे में खुशहाली की खुशबू फैल गई। उस लम्हे के बाद घर का माहौल कुछ बदल गया था। सब कुछ पहले जैसा डर या टेंशन से भरा नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी हुई अक्सर सोचती रहती कि मैं ये क्या चाहती हूँ। पापा कुछ दिन पहले आए थे। उनकी बातों का असर अभी भी मेरे अंदर था, जिस पर मुझे गुस्सा भी था और कहीं न कहीं एक थकन थी। अब बस माँ मेरे पास थी। वो हमेशा मेरा साथ देती आई थी और हमेशा मेरी ढाल बनी रही। सही गलत का फैसला लेना सिखाया। तरुण के व्यवहार में भी अब पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस और रेस्पेक्ट आ गई थी। एक शाम ऑफिस से जल्दी घर पर आई तो माँ किचन में ही थी। फिर उनसे मिलकर मैं कमरे में जाकर आराम करने लगी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ तरुण खड़ा हुआ था और वो आकर मुझसे पूछने लगा कि आज तुम जल्दी क्यों आ गई थी? क्या हुआ? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बस मुझे कुछ थकान सी हो रही थी। तो वो बोला, अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इस पर मैंने धीरे से कहा कि हाँ, ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रही हूँ।
इस बात पर वो पहले तो चुप हुए, फिर बोले कि क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग क्यों कर रही हो? फिर मैंने कहा कि आपसे उस दिन मैंने जो भी बात कही थी, मुझे वो सब समझ आ रहा है, पर माँ से बात करनी होगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी बात को सुनता रहा। तरुण भी अपने काम में बिज़ी रहता था और मैं अपनी पढ़ाई भी साथ-साथ कर रही थी, पर अब एक चीज़ बदल गई। अब वो मेरा हमसफ़र बनने वाला था। एक दिन हम दोनों ऑफ़िस में मौजूद थे और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अपने फ्री आवर्स में मैं विंडो के पास खड़ी हुई बारिश देख रही थी। तभी मेरे पास तरुण आकर खड़ा हुआ और पूछने लगा कि क्या हुआ? तुम्हें बारिश बहुत पसंद है? मैंने कहा कि जी, बहुत। और आपको? तो वो बोले कि हाँ, मुझे भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें एक अलग ही सुकून होता है, दिल को ठंडक और राहत मिलती है। उनके जवाब पर मैं भी मुस्कुरा दी। फिर जब ऑफिस बंद होने का टाइम हुआ, तो हम दोनों साथ ही कार में घर वापस आए। हम दोनों कार में बैठे हुए थे और बारिश लगातार ही हो रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखकर खुश हो रही थी। अब हम दोनों सच में आपस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे। मुझे माँ से भी इस बारे में बात करनी ही थी, इसलिए इस शाम मैंने माँ से तरुण के बारे में बात करी। माँ से कहा कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ बेटी बोल। मैंने कहा कि माँ, तरुण अच्छे इंसान है ना? तो वो भी मुस्कुरा दी और हाँ, ये बात तो मैं पहले से ही जानती हूँ बेटा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने हमें हर मुसीबत से बचाया। मैंने माँ को बताया कि माँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तरुण मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर माँ खुश हो गई और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम क्या चाहती हो नैना? तो मैंने उनको धीरे से कहा कि हाँ माँ, मैं भी उनको पसंद करती हूँ और मुझे उनसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, पर आपकी मर्ज़ी भी तो ज़रूरी है। इस पर माँ ने जवाब दिया कि हाँ बेटी, मुझे भी इस शादी में कोई एतराज़ नहीं है। माँ की हमारी शादी की मर्ज़ी को सुनने के बाद कुछ दिनों में ही हमारी शादी सिंपल तरीके से हो गई। मैं तरुण की दुल्हन बनी, पर जब तैयार हुई तो मेरा मन थोड़ा भारी था, पर दिल में सुकून था। तरुण ने मुझे देखा और मेरी तारीफ़ करी। वो बोले कि आज तो तुम मेरी दुल्हन लग रही हो, और हम दोनों दिल से खुलकर हँस दिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।